नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तराखंड को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। आज पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। धामी के साथ 10 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें से ज्यादातर वो नेता हैं जो पुष्कर धामी के नाम से नाराज थे और जिन्हें पिछले 24 घंटों से मनाने की कवायद हो रही थी। लेकिन शपथ के बाद बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की है कि उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तमाम कयासों, तमाम नाराजगियों और तमाम सियासतों और तमाम अटकलों के बीच देहरादून में राजभवन के मंच से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी। उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम उम्र के पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने रखकर बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तराखंड में युवा चेहरे पर दांव खेला जाएगा। लेकिन इस दांव से पहले ही बीजेपी के भीतर ही विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। पिछले 24 घंटे में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचलों का दौर चला। आज भी उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर उन सारे नेताओं का जमावड़ा लगा जिन्हें नाराज बताया जा रहा था। बीजेपी मुश्किल में थी। उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, लेकिन तस्वीरें साफ हुई तो बहुत सारी चीजें भी साफ हो गईं। पुष्कर सिंह धामी के साथ 10 और मंत्रियों ने शपथ ली। धामी के तुरंत बाद सबसे ज्यादा नाराज बताए जाने वाले सतपाल महाराज ने शपथ ली। सतपाल महाराज के अलावा हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत और यशपाल आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे और गणेश जोशी ने शपथ ली। सुबोध उनियाल के साथ ही बाकी के मंत्री शपथ लेकर जब बाहर निकले तो किसी ने भी ये नहीं माना कि किसी भी तरह से कोई नाराजगी रही है। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत। इन्हीं पुष्कर सिंह की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर धन सिंह रावत और रेखा आर्य ने भी शपथ ली। इस शपथ के दौरान 2 ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से प्रमोशन मिला है, जिसमें धन सिंह रावत जिनको मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पहले आगे माना जा रहा था, और इसके अलावा रेखा आर्य को राज्य मंत्री हुआ करते थे लेकिन अब ये कैबिनेट में है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका प्रमोशन हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को साधने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ कि पार्टी का हर दायित्व, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हो, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं और वो निर्वहन करते रहेंगे। मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो, एक कार्यकर्ता का नाते मैं पहले भी मंत्री था, आज भी मंत्री हूँ, पहले भी कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता। अब जब उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, अब जब मुख्यमंत्री को 10 मंत्री मिल गए हैं, तो सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे क्यों किया गया था? क्योंकि ये थ्योरी तो खारिज हो गई कि बीजेपी युवा चेहरे पर दांव खेलेगी। वो इसलिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की टीम में जिन 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें सारे के सारे वही नाम हैं जिन्हें नाराज बताया जा रहा था, या जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में मंत्री थे या फिर तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में मंत्री थे। यानी कोई भी नया चेहरा कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया। तो फिर अब देखना यह होगा कि पुष्कर सिंह धामी अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास वक्त कम है, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। अपने कद्दावर मंत्री साथियों को साधते हुए उन्हें अगले 6 महीनों में जनता की अदालत में जाना है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा होकर भी उतरना है। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तराखंड में बीजेपी ने बताने की कोशिश की है कि अब सब ठीक ठाक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी डंका बजा रही है कि उसका जलवा पंचायत चुनाव में जबरदस्त चला है और चुनाव में तो रहा ही है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन होगा, मगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर अब पंचायत हो रही है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत भी पंचायत चुनाव के परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं। भाई वो जो गणित का मास्टर था हमें भी मिलवाए तो उससे उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। उनको वोट क्या 1% मिली, वोट उनको मिली 30% से भी कम जिला पंचायत में, और उनकी जीत हुई करीब 95%, 95%। तो कौन से गणित का मास्टर है जो इन्हें को पढ़ाता है, उसको हमको भी पढ़वा दो भाई सबको। राकेश टिकैत की बात में दम तो है, और सवाल भी कि कम पंचायत सदस्यों के बावजूद कई जगहों पर बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट निर्विरोध कैसे जीत गए, क्योंकि करीब 2 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में कुछ और ही तस्वीर दिख रही थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आते आते तस्वीर का रंग ही बदल गया। सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले 747 उम्मीदवार जीते, लेकिन अध्यक्ष बने सिर्फ 5, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले 690 उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आए, लेकिन अध्यक्ष बने 67। राकेश टिकैत सीधे सीधे परिणामों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत अपना गढ़ मुजफ्फरनगर भी नहीं बचा पाए। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई को अपना समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 26 वोट से जीत गए। हालांकि अकेले राकेश टिकैत नहीं है, बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कमोबेश यूपी की सारी विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगा रही हैं कि पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। जो माननीय जिला पंचायत के सदस्य जो हम लोगों को समर्थन दे रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, उसको यहाँ गेट पास करने के बाद मेंबर्स प्रशासन के कस्टडी में हो जाते हैं, और बीच से उनका प्रशासन के इशारे पर या तो प्रशासन के लोग पुलिस को शादी वादी में अपहरण किए होंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपहरण करवा दिए होंगे, 2 का अपहरण हो गया। समाज के असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार और जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से माफिया पैदा हुए, चाहे शराब माफिया हो चाहे भू माफिया हो, हम भारतीय जनता पार्टी को समाज के मुद्दों पे रखेंगे, असली मुद्दों पे रखेंगे और समाज के विकास की बात करेंगे। 2022 में 22 साल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। समाजवादी पार्टी के आरोपों की तरह ही यूपी में पांव जमाने के लिए बेकरार आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है, सीधे सीधे ये कि लोकतंत्र को बीजेपी ने लूट तंत्र में बदल दिया है। जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई और पूरे चुनाव को अपराहित कर लिया गया आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने का एक उदाहरण है। और अगर पंचायत चुनाव में ईमानदारी और निष्पक्षता चाहिए तो सीधे जनता से जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव कराए जाएं। विपक्षी हमलावर है, मगर बीजेपी कह रही है कि परिणामों ने विपक्षियों को हताश कर दिया है, और ये तो सिर्फ झांकी है। 2022 का चुनाव बाकी है, बीजेपी इससे भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो यह स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि जो उनके अनुकूल हो वह सही है, जो उनके प्रतिकूल हो वो गलत है। लेकिन उनको मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि ये तो 21 का पंचायत चुनाव है, अभी 22 के विधानसभा चुनाव में भी इससे भी बुरे हालात का सामना उनको करना पड़ेगा, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सभी जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात की। बीजेपी के खेमे में खुशियां तैर रही हैं, लेकिन विपक्षी आरोपों का आकाश छुट रहे हैं। बहरहाल ये तो जाहिर है कि जीत की तस्वीर जितनी चमकदार दिख रही है, उससे परे भी कुछ रंग छिड़के गए हैं। इसी बात को लेकर कल वोटिंग के दौरान कई जगहों पर एसपी और बीजेपी के बीच झड़पें भी हुई, लेकिन राजनीति में अंतिम सत्य जीत ही होता है, इसलिए बीजेपी जश्न मना रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पर चुनाव का रंग चढ़ रहा है, वैसे वैसे यहां की राजनीति उबलने लगी है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। यूं हुआ कि बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ रुपए की इमारत को जमींदोज कर दिया गया। आरोप यह लगा कि दाऊद अहमद ये इमारत अवैध तौर पर बना चुके थे। करोड़ की इमारत मिनट के 100वें हिस्से में ही जमींदोज हो गई। 100 करोड़ की इमारत का 100 मिनट के अंदर नामो निशान मिट गया। करोड़ की इमारत पर चल गया सरकारी बुलडोजर। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, किस कदर पहले इस 100 करोड़ की 7 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा है और फिर एकाएक इसे कुछ इस तरह से ढहा दिया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959 के नियम 38(2) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें लखनऊ में स्थित एक संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के जो संरक्षित क्षेत्र है उसके भीतर, उसके विनियमित क्षेत्र के भीतर एक निर्माण किया गया है, जिसकी एनओसी एसआई से नहीं ली गई है। अब इस इमारत को ढहाने के पीछे की खबर जान लीजिए। ये इमारत बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की है। लखनऊ में रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे दाऊद अहमद ये 7 मंजिला इमारत बनवा रहे थे। आरोप था कि ये निर्माण अवैध था। ये इमारत कुछ घंटे पहले तक करोड़ों रुपए की लागत से खड़ी थी। 5 मंजिला इसमें फ्लैट बनाए गए थे, नीचे बेसमेंट था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि इस इलाके में किया गया निर्माण अवैध है। लिहाजा एलडीए और स्थानीय पुलिस की मदद से यहां पर कार्रवाई की गई इस बिल्डिंग को गिराने की। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इलाहाबाद से विशेषज्ञों की टीम आई। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर रसूख के दम पर कोई भी अवैध निर्माण होगा और जांच रिपोर्ट में वो निर्माण अवैध साबित होगा तो उसको जमींदोज करने में कोई गुरेज नहीं होगा। आरोप ये भी था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों को दरकिनार करके इस इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। आरोपों के मुताबिक पुरातत्व विभाग इस बात से नाराज था। अक्टूबर 2018 में ही दाऊद अहमद को पुरातत्व विभाग ने नोटिस भेजा था, लेकिन दाऊद ने नोटिस को दरकिनार कर दिया था। इसके बाद से लगातार दाऊद अहमद को नोटिस मिलता रहा, लेकिन उन्होंने ना तो नोटिस का जवाब दिया, ना ही निर्माण कार्य को रोका। आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर इस इमारत पर चल गया। जिस पोकलैंड मशीन से इमारत को ध्वस्त किया जा रहा था, वो खुद भी इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि इसमें बैठा ड्राइवर भी कुछ देर के लिए इसमें दब गया था, लेकिन समय रहते उसका रेस्क्यू कर लिया गया। आरोपों के मुताबिक दाऊद अहमद ने यह इमारत संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में बना रहे थे, बगैर किसी नियम कानून को माने। लेकिन अब प्रशासन की क्रेन इस पर चल चुकी है और ये इमारत जमींदोज हो चुकी है। आपको बता दें कि योगी सरकार में अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद जैसे लोगों के अवैध निर्माण पर भी सरकारी बुलडोजर लगातार चल रहा है और इस कड़ी में दाऊद अहमद की इमारत भी जुड़ गई है। संतोष के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की यह खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से दोहराया है कि सभी भारतीयों का जीन एक है। मोहन भागवत ने कहा, पूजा करने के तरीकों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब वो रोटी खा के तो ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे, लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं।
एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीय का जीन एक है, लेकिन पूजा पद्धति का तरीका अलग हो सकता है। फिलहाल अगली खबर, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का कद क्या रहा है, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। बावजूद इसके कुछ समय से लालू यादव न सिर्फ बिहार की राजनीति से गायब हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के पोस्टर से भी लालू गायब थे। यहां तक कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया गया था, मगर अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पोस्टर में नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के पोस्टर पटना में लगा दिए गए हैं। कैसे और क्यों हुए लालू रिटर्न्स, देखिए। न जाने कितने दिनों के बाद दिखा है वो पोस्टर जिसमें लालू प्रसाद यादव है। न जाने कितने दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव का मुस्कुराता हुआ चेहरा पटना की गलियों में दिखा है। इतना बड़ा विधानसभा चुनाव हो गया, लालू की तस्वीर कहीं नहीं दिखी। इतने नेताओं ने इतनी बयानबाजियां की, लेकिन लालू यादव बिहार के पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे। अपने ही पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टरों से भी लालू गायब रहे, मगर इस बार लालू यादव दिख रहे हैं। चारा घोटाले में जमानत पर रिहाई के बाद लालू यादव भले ही दिल्ली में हों, लेकिन बिहार में लालू यादव के पोस्टर लग गए हैं, क्योंकि मौका है पार्टी के बनने की रजत जयंती समारोह का। पिछले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले एक रणनीति के तहत जो है आरजेडी सुप्रीमो के चेहरे को जो है वो तमाम बैनर और पोस्टर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि लालू प्रसाद उस समय चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद थे और उस समय आरजेडी की छवि को या फिर तेजस्वी यादव की छवि को कोई धक्का न पहुंचे, कोई सवाल न खड़े हों, उसको लेकर उस वक्त लालू प्रसाद के चेहरे को पोस्टर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब लालू प्रसाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो की एक बार फिर से जो है वो बैनर्स, पोस्टर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स में जो है वो वापसी हो चुकी है। रजत जयंती समारोह कल है, लेकिन आरजेडी का जश्न आज से ही शुरू हो गया है। इस जश्न में लालू यादव की सहभागिता सबसे ऊपर है, लेकिन सवाल वही था कि अब तक लालू को आरजेडी के ही पोस्टर से हटाया क्यों गया था। यही सवाल जब आरजेडी के नेता से किया गया तो वो बिफर गए। कैप्टन हमारा तेजस्वी यादव जी थे, उनका चेहरा था। आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल हैं तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर और तस्वीर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, जीते जी पोस्टर से तस्वीर हटा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का तस्वीर हटा दिया, अटल जी को भूल गए, ये पहले अपने गिरेबान में झांके। यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, जनता के दिलों में तस्वीर लगी हुई है। इसमें कहां कोई शक सुबह है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के होने का अर्थ क्या रहा है। जनता दल के जरिए लालू ने पूरे देश में अमिट छाप छोड़ी थी, लेकिन चारा घोटाले के दंश ने लालू यादव को अपनी ही पार्टी में बेचारा बना दिया था। यही वो वक्त था जब लालू यादव ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया। राजनीति का खेल देखिए कि उसी आरजेडी में उसी चारा घोटाला के चलते विधानसभा चुनाव में लालू यादव का चेहरा सामने ही नहीं लाया गया। मगर अब जब राष्ट्रीय जनता दल 25 बरस की हुई है, तो एक बार फिर लालू यादव अपनी पार्टी के पोस्टर में वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे वो अक्सर मुस्कुराते दिखते हैं। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
मध्य प्रदेश के धार जिले में परिवार का क्रूर चेहरा सामने आया। 2 युवतियों को उनके परिवार वालों ने ही लाठी डंडों से पीटते हुए गांव में घुमाया। दोनों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मोबाइल पर अपने मामा के लड़कों से बातें किया करती थी। ये बात उनके चचेरे भाइयों और परिवार के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों पीड़ित युवतियां चचेरी बहनें हैं। देखिए तस्वीरें आप। दिनांक 25 तारीख को थाना टांडा में महिलाओं के साथ मारपीट की घटना पुलिस को पता चली थी और 26 तारीख में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर सभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। परंतु कल फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि महिलाओं के साथ बर्बरता देखी गई। अतः पुनः 7 आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाकर सभी की 151 में गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।